स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एलडीसी हिंदी की जो आपकी कक्षाएं चल रही थीं उसमें हमने लास्ट कक्षा में आपके दीर्घ संधि को पूरा कर लिया था। स्वर संधि की हम बात कर रहे थे जिसमें स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि, तो हमने पिछली कक्षा में उसे पूरा कर लिया था। इसके अलावा अंत में हमने देखिए आपको ये 5 पर्यायवाची लिखाए थे, तो इन्हें आप डेली लिखिएगा, रोज इन्हें याद कीजिएगा लिख लिख कर, जिससे आपका जो शब्दावली वाला भाग है वह भी साथ के साथ होता चले और एक साथ उसका आपके ऊपर दबाव भी ना आए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस क्लास में अब हम बात करेंगे जो स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि, उसके ऊपर। तो देखिए आज की क्लास में हम क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दूसरे भेद गुण संधि के ऊपर। आइए यहाँ पर बात करते हैं कि गुण संधि क्या कहती है। तो गुण संधि कहती है कि ए या आ के साथ में यदि ई या बड़ी ई हो, या फिर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, या फिर आपका री आ जाए, तो क्या होगा। तो देखिए यदि ए या आ के साथ में ई या बड़ी ई आए तो यह देगा आपको ए। फिर ए या आ के साथ में यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो यह देगा आपको क्या, ओ। और यदि ए या आ के साथ में आपके री आ जाए तो यह देगा आपको अर। क्या देगा, अर देगा। तो सबसे पहले तो आपको यह नियम याद होना चाहिए कि क्या ए या आ के साथ में ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और या फिर री की यदि संधि हो तो क्या मिलेंगे आपको, ए, ओ और अर प्राप्त होते हैं। अब एक एक करके इन नियमों की हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नियम क्या है, तो यहाँ पर इसे देखते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला नियम हम लेंगे आपके ए या आ के साथ में यदि ई या बड़ी ई आए तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका ए, यानी कि यहाँ पर एक मात्रा आएगी। इस नियम की हम बात करेंगे। अब इसको भी हम उसी प्रकार से तोड़ेंगे कि पहले छोटे आ और छोटी ई की, फिर छोटा आ बड़ी ई की, फिर बड़ा आ छोटी ई की, और फिर बड़ा आ बड़ी ई की संधि। तो देखिए इसे भी हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहला नियम क्या आएगा, पहला आएगा आपका एक तरफ प्रथम वर्ण में छोटा आ हो, द्वितीय वर्ण से छोटी ई आए और ये दोनों संधि करके आपको ए देंगे। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी उदाहरण लेंगे। पहले कुछ उदाहरणों को विस्तार से देखेंगे कि संधि कैसे हो रही है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आपके उदाहरण होंगे उन्हें हम उसी प्रकार से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर हम लेंगे देव प्लस इंद्र। फिर इसी प्रकार से ले लेते हैं गज प्लस इंद्र। फिर और उदाहरण लेते हैं अल्प प्लस इच्छा। इसी प्रकार से शुभ प्लस इच्छा। और यदि हम देखें तो देखिए लोक प्लस इतर। अब इनकी संधि को हम विस्तार में समझते हैं। तो देखिए पहला क्या है, देव प्लस इंद्र। तो यहाँ पर देव में क्या आया, यहाँ पर आपको ए मिला। इंद्र में क्या है, छोटी ई मिली। दोनों की संधि हुई, क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए की मात्रा वह पर, तो शब्द बना आपका देवेंद्र।
समझ में आया? इस प्रकार से देवेंद्र बना। फिर अगला क्या है उदाहरण, गज प्लस इंद्र। तो यहाँ पर गज में क्या है, इधर ए है, इंद्र में से इधर क्या आया, ई आया, दोनों मिलकर क्या देंगे, ए देंगे, जिसकी मात्रा ज पर, और शब्द बनेगा आपका गजेंद्र। फिर अगला उदाहरण अल्प प्लस इच्छा। तो देखिए अल्प में इधर क्या है, ए है, इच्छा में इधर क्या है, ई है, दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा प पर, और शब्द क्या बना, शब्द बनेगा अल्पेच्छा। फिर आगे देखिए अगला उदाहरण शुभ प्लस इच्छा। तो इधर क्या है, भ में क्या है, ए, इच्छा में ई, दोनों मिलकर क्या देंगे, ए, जिसकी मात्रा भय पर, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका शुभेच्छा। फिर अगला लोक प्लस इतर। तो देखिए इधर क्या है, ए है, इतर से क्या आया, ई, दोनों मिलकर क्या देंगे, ए, जिसकी मात्रा कै पर, तो शब्द क्या हो गया, शब्द बना आपका लोकेतर। तो यह संधि का नियम किस प्रकार से कार्य कर रहा है वह आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एक लेते हैं हम ने प्लस इति। फिर और लेते हैं सत्य प्लस इंद्र। फिर प्र प्लस इशिति। और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए मम प्लस इतर। इसी प्रकार से शब्द प्लस इतर। फिर स्व प्लस इच्छा। तो देखिए यहाँ पर तो ने में क्या है, ए, और इति में ई, दोनों मिलकर क्या देंगे, ए, जिसकी मात्रा ने पर, तो शब्द क्या बना, शब्द बन जाएगा नीति। महत्वपूर्ण है, इसकी संधि को याद रखिएगा। अगला सत्य प्लस इंद्र। तो सत्य में क्या है, ए, इंद्र में ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए, जिसकी मात्रा ये पर, तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा आपका सत्येंद्र। फिर अगला प्र प्लस ईशिति। तो देखिए प्र में क्या है, ए, ईशिति में ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए, जिसकी मात्रा प्र पर, तो शब्द हो गया प्रेषिति। यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर अगला मम प्लस इतर। तो देखिए मम में ए है, इतर में ई है, मिलकर ए बनाएंगे, जिसकी मात्रा मैं पर, तो शब्द बना ममेतर। इसी प्रकार से अगला शब्द प्लस इतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्देतर। फिर देखिए अगला उदाहरण स्व प्लस इच्छा। तो स्व में क्या है, ए, इच्छा में ई, दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा व पर, तो शब्द बनेगा स्वेच्छा। तो ये आपको स्पष्टतः समझ में आया। आगे और अन्य उदाहरण लेते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण लेते हैं हित प्लस इच्छा। फिर भारत प्लस इंदु। और जित प्लस इंद्रिय। महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। फिर सुर प्लस इंद्र। और अंत्य प्लस इष्टि। इसी प्रकार से उप प्लस इंद्र। देखिए इनकी संधि अब सीधे देखते चलेंगे। हित प्लस इच्छा क्या बनाएगा, हितेच्छा। कैसे बन रहा है वह आपको हमने ऊपर समझाया ही है। भारत प्लस इंदु क्या बनेगा, यह बनेगा आपका
भारतेंदु। इसी प्रकार से अगला जित प्लस इंद्रिय, ये बनाता है जितेंद्रिय। क्या बनाता है? यह बनाता है जितेंद्रिय। देखिए इसको सही से लिखते हैं, जितेंद्रिय। महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि के लिए भी और संधि के लिए भी, तो इसे जरूर ध्यान से समझिए। फिर सुर प्लस इंद्र क्या बना देगा? यह बना देगा सुरेंद्र। फिर अगला एक और महत्वपूर्ण शब्द अंत्य प्लस इष्टि, तो यह से आया ए, इष्टि से आया ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे आपका ए, जिसकी मात्रा यह पर, तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा अंत्येष्टि। संधि इसकी महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि में भी, दोनों अध्याय में। फिर उप प्लस इंद्र, ये बना देगा उपेंद्र। तो ये आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसी प्रकार से नर प्लस इंद्र, फिर खग प्लस इंद्र, और शुभ प्लस इच्छु, और देखिए भोजन प्लस इच्छु, और आगे चलें तो विवाह प्लस इतर, महत्वपूर्ण शब्द बनेगा यह। इसके अलावा इतर प्लस इतर, यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। तो देखिए अब इनकी संधि देखते हैं। नर प्लस इंद्र क्या बनेगा? यह बन जाएगा नरेंद्र। फिर इसी प्रकार से खग प्लस इंद्र, खगेंद्र। फिर देखिए शुभ प्लस इच्छु क्या बना? यह बना आपका शुभेच्छु। फिर अगला उदाहरण भोजन प्लस इच्छु, इसी प्रकार से भोजनेच्छु। फिर विवाह प्लस इतर, तो देखिए विवाह में ए, इतर में ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए, जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द क्या आया? शब्द आया विवाहेतर, यानी विवाह के योग्य। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला इतर प्लस इतर, तो इतर से ए और दूसरे इतर से ई, दोनों मिलकर ए बनाएंगे और ए की मात्रा रे पर, तो शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया इतरेतर। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको भी आप। फिर कुछ और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। मानव प्लस इतर, फिर अगला बाल प्लस इंदु, फिर कर्म प्लस इंद्रिय। देखिए इंद्रिय में छोटी की मात्रा आती है, याद रखिएगा। फिर घ्राण प्लस इंद्रिय, इनकी भी संधि देखते हैं। तो देखिए मानव प्लस इतर क्या बना देगा? यह बनाएगा मानवेतर। इसी प्रकार से बाल प्लस इंदु, तो बाल में ए, इंदु में ई, दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा ले पर, तो शब्द क्या होगा? शब्द होगा बालेंदु। फिर कर्म प्लस इंद्रिय, तो यह हो जाएगा कर्मेंद्रिय, और घ्राण प्लस इंद्रिय यह बनाएगा घ्राणेन्द्रिय। तो ये आपको पहला नियम अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर ए प्लस ई ए बना रहे थे। अब अगला नियम करते हैं। तो देखिए अगला नियम क्या है? तो दूसरा इसका नियम है यहाँ पर ए, छोटा ए हो पहले वर्ण से और द्वितीय वर्ण से आपको मिले बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या देंगे? ए देंगे, जो कि
इस मात्रा रूप में आएगा। इसकी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले वही उदाहरण लिखेंगे। तो पहला ही लेते हैं, सर्व प्लस ईक्षण। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, राम प्लस ईश्वर। और लेते हैं कुछ शब्द, अंक प्लस ईक्षण। फिर प्र प्लस ईक्षक। अप प्लस ईक्षित। इसके अलावा एक ले लीजिए, कमल प्लस ईश। तो देखिए सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि यह नियम कैसे कार्य कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सर्व प्लस ईक्षण। तो सर्व में इधर क्या आया, ए। ईक्षण में इधर से क्या मिली, बड़ी ई। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए, जिसकी मात्रा व पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द बनेगा सर्वेक्षण। शब्द क्या बना, तो देखिए शब्द बना सर्वेक्षण। फिर अगला, राम प्लस ईश्वर। तो राम में यहाँ पर क्या है, ए है। ईश्वर में क्या है, बड़ी ई है। दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा में पर। तो शब्द बनेगा रामेश्वर। फिर अगला, अंक प्लस ईक्षण। तो देखिए अंक में ए, ईक्षण में ई, बड़ी ई। दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा कै पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा अंकेक्षण। फिर अगला शब्द, प्र प्लस ईक्षक। तो प्र से क्या मिला, आपको ए मिला। ईक्षक से बड़ी ई मिली। दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा प्र पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा प्रेक्षक। फिर अगला उदाहरण, अप प्लस ईक्षित। तो देखिए अप में क्या है, इधर ए है। ईक्षित में इधर ई है। दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा पे पर। तो शब्द क्या है, शब्द होगा अपेक्षित। फिर कमल प्लस ईश। तो देखिए कमल में क्या है, इधर ए है। ईश में क्या है, ई है। दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा ले पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा कमलेश। तो यह आपको समझ में आया नियम किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब आगे हम जो है उदाहरणों को सीधे करते हुए चलेंगे। तो देखिए आगे उदाहरण देखते हैं। और तो देखिए कुछ तो एक साथ ले लेते हैं, जैसे गण, नर, धन, सुर प्लस ईश। फिर और ले लेते हैं, अप, उप, प्र प्लस ईक्षा। फिर और एक महत्वपूर्ण लेते हैं यहाँ पर, ऋषिक, ऋषिक प्लस ईश। महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। फिर एक ले लेते हैं, खग प्लस ईश। तो देखिए यहाँ पर इन्हें समझते हैं। तो गण प्लस ईश क्या बनाएगा, यह बना देगा गणेश। फिर नर प्लस ईश, नरेश। इसी प्रकार से धन प्लस ईश, धनेश। फिर सुर प्लस ईश, सुरेश। अगला अप प्लस ईक्षा क्या होगा, अप पे मिलेगा ए, ईक्षा में ई। दोनों मिलकर ए देंगे, जिसकी मात्रा पे पर। तो शब्द बनेगा अपेक्षा। इसी प्रकार से उप प्लस ईक्षा, उपेक्षा। और प्र प्लस ईक्षा,
प्रेक्षा, ये तीनों हो गए। फिर अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ऋषिक प्लस ईश, तो यह क्या बनाएगा, ऋषिक में ए है, ईश में बड़ी ई है, दोनों मिलकर एद बनाएंगे जिसकी मात्रा कै पर। तो शब्द देखिए क्या आता है, शब्द आता है ऋषिकेश। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। फिर खग प्लस ईश क्या बना देगा, यह बना देगा खगेश। तो देखिए ये आपको स्पष्टतः समझ में आए होंगे। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं इसी प्रकार से। तो अगला उदाहरण लेंगे हम आपका गज प्लस ईश, फिर इसी प्रकार से नाग प्लस ईश, और सर्व प्लस ईश, और यदि हम देखें तो एक प्लस ईश्वर, फिर इसी प्रकार से परम प्लस ईश्वर, और आप ले सकते हैं सर्व प्लस ईश्वर। इनकी संधि देखिए, तो गज प्लस ईश क्या बना देगा, यह बना देगा गजेश। इसी प्रकार नाग प्लस ईश, नागेश। फिर सर्व प्लस ईश, सर्वेश। इधर एक प्लस ईश्वर, एकेश्वर। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। और इसी प्रकार से सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर। तो ये आपको उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगले नियम पर चलते हैं। देखिए दूसरा नियम भी स्पष्टतः आपको समझ में आया। तीसरा नियम देखते हैं इसका। तीसरा नियम क्या है, तो देखिए तीसरा नियम आपका कहता है कि प्रथम वर्ण से क्या आए, बड़ा आ जाए, द्वितीय वर्ण से छोटी ई मिले, और दोनों मिलकर क्या बनाएं, ए, जो कि क्या होगा, जो कि आपका इस मात्रा रूप में होगा। तो इस नियम को भी समझते हैं। तो देखिए अब तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन समझते हुए चलेंगे। देखिए उदाहरण देखते हैं पहला, आत्मा प्लस इत्सु, फिर यथा प्लस इष्ट, और एक लेते हैं यथा प्लस इच्छा। फिर और देखिए महा प्लस इंद्र। उसी प्रकार से रमा प्लस इंद्र। अब इनकी संधि को समझते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला क्या है, आत्मा प्लस इत्सु। तो आत्मा से आपको क्या मिला, बड़ा आ, इत्सु से छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए, जिसकी मात्रा में पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा आपका आत्मेत्सु। फिर अगला क्या है, यथा प्लस इष्ट। तो यथा से क्या बना, बड़ा आ मिला, इष्ट से छोटी ई, दोनों मिलकर ए बनाएंगे जिसकी मात्रा थ पर। तो शब्द क्या होगा, शब्द बना आपका यथेष्ट। फिर अगला इसी प्रकार से यथा से आ मिला, इच्छा से छोटी ई, दोनों मिलकर ए बनाएंगे जिसकी मात्रा थ पर। तो शब्द बना क्या, यथेच्छा। फिर देखिए अगला उदाहरण, महा प्लस इंद्र। महा से बड़ा आ, इंद्र से छोटी ई, दोनों मिलकर ए देंगे जिसकी मात्रा है पर। और शब्द क्या होगा, शब्द होगा महेंद्र। तो देखिए जब हम कल महेंद्र करा रहे थे तब हमने कहा था कि महेंद्र को हम आगे बताएंगे, तो अब आपका महेंद्र आ गया। इसी प्रकार से रमा प्लस इंद्र। रमा से क्या मिला, बड़ा आ, इंद्र से छोटी ई,
दोनों जुड़कर ए बनाएंगे जिसकी मात्रा मैं पर, तो शब्द क्या होगा? शब्द होगा रमेंद्र। तो देखिए यह नियम किस प्रकार से संधि कर रहा है वह समझ में आया होगा। 2-3 शब्द और देख लेते हैं इसमें कुछ उदाहरण, जैसे राजा प्लस इंद्र, राका प्लस इंदु, और सुधा प्लस इंदु। तो देखिए राजा प्लस इंद्र क्या बना देगा? राजेंद्र। फिर राका प्लस इंदु राकेंदु, और सुधा प्लस इंदु ये बनाएगा सुधेंदु। तो यह आपको तीसरा नियम अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा कैसे कार्य कर रहा है। अब चलते हैं इसके अगले नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है? तो देखिए चौथा नियम है इसमें अंतिम कि प्रथम वर्ण से बड़ा आ आए, द्वितीय वर्ण से बड़ी ई आए, दोनों मिलकर क्या देंगे? ए, जो कि इस मात्रा रूप में होगा। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा शब्द नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं उमा प्लस ईश, फिर इसी प्रकार से द्वारका प्लस ईश, फिर और आप ले सकते हैं गुड़ाका प्लस ईश, और यहाँ पर उदाहरण महा प्लस ईश्वर, फिर अगला महा प्लस ईश, तो देखिए इनकी संधि को देखते हैं नियम कैसे कार्य कर रहा है। तो पहला क्या है? उमा प्लस ईश। तो देखिए उमा में यहाँ पर बड़ा आ, ईश में बड़ी ई, दोनों मिलकर ए देंगे जिसकी मात्रा मैं पर, तो शब्द बनेगा उमेश। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है संधि के दृष्टि से। फिर अगला द्वारका प्लस ईश। तो द्वारका में इधर बड़ा आ, ईश में बड़ी ई, दोनों मिलकर ए बनाएंगे जिसकी मात्रा कै पर, तो शब्द होगा आपका द्वारकेश। क्या होगा? शब्द बनेगा आपका द्वारकेश। फिर अगला गुड़ाका प्लस ईश। तो गुड़ाका में इधर क्या है? बड़ा आ, ईश में क्या है? बड़ी ई, दोनों मिलकर ए देंगे जिसकी मात्रा कै पर, और शब्द बनेगा गुड़ाकेश। फिर अगला महा प्लस ईश्वर। तो महा में इधर बड़ा आ, ईश्वर में इधर बड़ी ई, दोनों मिलकर ए देंगे जिसकी मात्रा है पर, शब्द क्या होगा? महेश्वर। और इसी प्रकार से महा प्लस ईश। तो यहाँ पर क्या है? महा से बड़ा आ, ईश से बड़ी ई, दोनों मिलकर ए देंगे, मात्रा है पर, शब्द बनेगा महेश। तो यह आपको समझ में आया। इसी प्रकार से आप 2 शब्द और ले लीजिए यहाँ पर। इसमें उदाहरण देखिए राका प्लस ईश, और एक ले लीजिए मिथिला प्लस ईश। तो देखिए राका प्लस ईश क्या बनाएगा? यह बनाएगा राकेश, और मिथिला प्लस ईश मिथिलेश। तो यह आपका इसमें जो पहला नियम था ए या आ के साथ में ई या ई, वह आपका नियम अब अच्छे से आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। तो देखिए अब इसका अगला नियम क्या था? अगला नियम था आपके पास कि ए या आ के साथ में यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ संधि करे तो ये क्या देंगे? ये देंगे आपको ओ।
क्या देंगे, ओ, जो कि आपके इस रूप में मात्रा आएगी। देखिए, तो इसे भी उसी प्रकार से हम 4 भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे आराम से। तो देखिए, सबसे पहला इसमें कौन सा आता है, सबसे पहला आपका आता है कि प्रथम वर्ण से छोटा ए हो, द्वितीय वर्ण से छोटा ऊ हो, दोनों मिलकर बनाए ओ। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से पहले कुछ उदाहरणों को तोड़ तोड़ करके उनकी संधि करेंगे, विस्तार से समझेंगे और फिर सीधे करते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला है आपका प्रश्न प्लस उत्तर। दूसरा उदाहरण है उत्तर प्लस उत्तर। फिर आगे तीसरा लेते हैं परम प्लस उत्सव। इसके अलावा प्र प्लस उत्साह है। इसी प्रकार से प्र प्लस उज्ज्वल। इन्हें विस्तार से समझते हैं जिससे आपको समझ आए कि नियम कैसे कार्य कर रहा है। तो पहला उदाहरण है प्रश्न प्लस उत्तर। तो देखिए, प्रश्न में इधर क्या है, छोटा ए, उत्तर में इधर क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे, ओ देंगे, जिसकी मात्रा ने पर। तो शब्द बनेगा प्रश्नोत्तर। फिर अगला उदाहरण उत्तर प्लस उत्तर। तो पहले उत्तर से क्या आया, छोटा ए, दूसरे उत्तर से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा रे पर। तो शब्द होगा उत्तरोत्तर। क्या होगा, शब्द होगा उत्तरोत्तर। इसी प्रकार अगला उदाहरण परम प्लस उत्सव। तो परम से ए, उत्सव से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा मैं पर। और शब्द होगा परमोत्सव। फिर देखिए अगला उदाहरण प्र प्लस उत्साह है। तो प्र से छोटा ए मिला, उत्साह से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा प्र पर। तो शब्द बनेगा प्रोत्साह। इसी प्रकार प्र प्लस उज्ज्वल। प्र से छोटा ए, उज्ज्वल से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा प्र पर। तो शब्द बना आपका क्या, शब्द बन जाएगा प्रोज्वल। तो देखिए, महत्वपूर्ण है, प्रोज्वल और उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, संधि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। अब आगे हम जो उदाहरण लेंगे उन्हें सीधे करते हुए चलेंगे, क्योंकि नियम कैसे कार्य कर रहा है वह तो आपको समझ में आ ही चुका है। तो देखिए, इसी प्रकार से देखिए, अब लेते हैं उदाहरण सूर्य या चंद्र प्लस उदय। इसी प्रकार प्र प्लस उन्नत या प्र प्लस उन्नति। फिर सह या जल प्लस उदर। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण लेते हैं अतिशय प्लस उक्ति। इनकी संधि देखते हैं। तो देखिए, सूर्य प्लस उदय क्या बना देगा, यह बनाएगा सूर्योदय। और चंद्र प्लस उदय ये देगा आपको चंद्रोदय। फिर अगला क्या है, प्र प्लस उन्नत, ये बनाएगा प्रोन्नत। इसी प्रकार से प्र प्लस उन्नति प्रोन्नति। फिर देखिए सह प्लस उदर सहोदर।
और जल प्लस उदर जल उदर। फिर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, अतिशय प्लस उक्ति। तो अतिशय से क्या आएगा ए, उक्ति से उ, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे जिसकी मात्रा य पर, तो शब्द बनेगा आपका अतिशयोक्ति। अब देखिए यह शब्द जो है अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, संधि अध्याय में भी और आपके शब्द शुद्धि अध्याय में भी। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि, और गलती कहाँ कराएगा, शय में आधा शय दे देगा जिसे अधिकतर लोग सही मानेंगे और वही आपका गलत होगा। अतिशयोक्ति में पूरा शय शलजम आता है। आगे उदाहरण और देखते हैं इसके, हम काफ़ी सारे उदाहरण देखेंगे क्योंकि बाकी जो इसके अन्य 3 नियम हैं उनमें काफ़ी कम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगला उदाहरण लेते हैं, अवसर प्लस उचित। इसी प्रकार से आपका अगला क्या आएगा, अगला आपका आएगा जल प्लस उत्थान। फिर एक उदाहरण और लेते हैं आगे, धर्म प्लस उपदेश। और आगे यदि हम चलें तो जन्म प्लस उत्सव। फिर नील प्लस उत्पल। इनकी संधि करते हैं तो देखिए अवसर प्लस उचित क्या बनाएगा, यह बनाएगा अवसरोचित। फिर जल प्लस उत्थान जलोत्थान। इसी प्रकार धर्म प्लस उपदेश, यह बना धर्मोपदेश। फिर जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव। और नील प्लस उत्पल, ये बनाएगा नीलोत्पल। तो ये आपके उदाहरण हुए। और उदाहरण लेते हैं आगे, देखिए इसमें हमारे पास काफ़ी उदाहरण हैं। देखिए आगे लेते हैं, क्रम या पद प्लस उन्नत। इसी प्रकार स्वातंत्र्य प्लस उत्तर। फिर और उदाहरण लेते हैं तो देखिए रोग या लोक प्लस उपचार। फिर वेद प्लस उक्त। इसी प्रकार लोक प्लस उक्ति। देखिए इनकी संधि, तो क्रम प्लस उन्नत क्या बनाएगा, यह बनाएगा क्रमोन्नत। इसी प्रकार पद प्लस उन्नत पदोन्नत। फिर देखिए स्वातंत्र्य प्लस उत्तर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछता है, गलत करवाया है एग्जाम में। तो ये बनेगा स्वातंत्र्योत्तर। क्या बनेगा, स्वातंत्र्योत्तर। ये महत्वपूर्ण है तो इसे महत्वपूर्ण चिन्हित कीजिए। फिर रोग प्लस उपचार रोगोपचार। और लोक प्लस उपचार लोकोपचार। फिर आपका वेद प्लस उक्त वेदोक्त। और लोक प्लस उक्ति ये बनाएगा लोकोक्ति। ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। और उदाहरण देखते हैं आगे, चलिए तो देखिए से प्लस उत्साह है। इसी प्रकार से प्लस उदाहरण
और से प्लस उपाधि, फिर और देखिए सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस ऊपरी, फिर इसी प्रकार शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, इनकी संधि करते हैं। तो देखिए से प्लस उत्साह है सोत्साह, फिर से प्लस उदाहरण सोदाहरण, से प्लस उपाधि सोपाधि, फिर अगला सर्व प्लस उत्तम, यह बनाएगा सर्वोत्तम, फिर सर्व प्लस उदय सर्वोदय, सर्व प्लस ऊपरी सर्वोपरि, फिर देखिए शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण। तो ये आपको समझ में आए उदाहरण। फिर और देखते हैं कुछ उदाहरण। तो देखिए ज्ञान प्लस उदय, इसी प्रकार से और आगे चलते हैं। प्रसव प्लस उत्तर, प्राप्त प्लस उदक, इसी प्रकार पूर्व प्लस उत्तर, और फल प्लस उत्पत्ति। तो देखिए इनकी संधि करते हैं। तो ज्ञान प्लस उदय, ये बनाएगा आपका ज्ञानोदय, फिर प्रसव प्लस उत्तर प्रसवोत्तर, इसी प्रकार प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक। अब देखिए जो प्राप्तोदक है ना, इसकी संधि महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अधिकतर बड़ा ऊ मानेंगे ऊदक, लेकिन उदक होता है। फिर पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर, फल प्लस उत्पत्ति, ये होगा फलोत्पत्ति। तो ये आपको उदाहरण स्पष्टतः समझ में आए होंगे। फिर और आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से लोक प्लस उत्तर, फिर कर्ण प्लस उचित। तो देखिए सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन शब्दों के उदाहरण। फिर जन प्लस उपयोगी, और इतने उदाहरण की शायद ही कोई शब्द ऐसा हो जो एग्जाम में इनसे बाहर जाए। फिर से प्लस उपसर्ग, इसके अलावा और देखिए स्व प्लस उपार्जित, अब इनकी संधि देखते हैं। तो देखिए लोक प्लस उत्तर लोकोत्तर, इसी प्रकार से कर्ण प्लस उचित। तो कर्ण प्लस उचित में क्या होगा? कर्ण से ए मिलेगा, उचित से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे जिसकी मात्रा ण पर, और शब्द बनेगा कर्णोचित। फिर जन प्लस उपयोगी जनोपयोगी, फिर से प्लस उपसर्ग सोपसर्ग, और स्व प्लस उपार्जित सोपार्जित। तो देखिए यह आपको ए प्लस छोटे ऊ की संधि के नियम के हमने सभी उदाहरण कराए, अच्छे से आपको स्पष्ट हुआ होगा पहला नियम। आगे चलते हैं
और अब बात करेंगे इसके द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम क्या कहता है? तो द्वितीय नियम कहता है कि साहब प्रथम वर्ण से तो वही छोटा ए मिला, द्वितीय वर्ण से आपको बड़ा ऊ मिला, दोनों ने मिलकर क्या दिया? ओ। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, पहला लेते हैं समुद्र प्लस ऊर्मी। फिर और चलिए आगे, समुद्र प्लस ऊष्मा। फिर इसी प्रकार से नव प्लस ऊढ़ा। फिर सूर्य प्लस ऊष्मा। और एक लिखते हैं यहाँ पर उच्च प्लस ऊर्ध्व। उच्च प्लस ऊर्ध्व। अब देखते हैं विस्तार से कि इनकी संधि कैसे हो रही है। तो देखिए, पहला क्या है? समुद्र प्लस ऊर्मी। तो समुद्र से क्या मिलेगा? ए। ऊर्मी से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे? ओ। और ओ की मात्रा द पर, तो शब्द क्या बना? शब्द बना समुद्रोर्मी। फिर देखिए आगे, अगला शब्द क्या है? उदाहरण समुद्र प्लस ऊष्मा। तो समुद्र से छोटा ए, ऊष्मा से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ दे रहे हैं, जिसकी मात्रा द पर, और शब्द क्या बना? शब्द बनेगा समुद्रोष्मा। फिर देखिए अगला, नव प्लस ऊढ़ा। तो देखिए, नव प्लस ऊढ़ा में नव से ए, ऊढ़ा से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा व पर, तो शब्द बनेगा नवोढ़ा। अब देखिए, यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा नवोढ़ा से और नवोढ़ा से, तो याद रखिएगा नवोढ़ा है। फिर सूर्य प्लस ऊष्मा। तो सूर्य से छोटा ए, ऊष्मा से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा ये पर, तो शब्द बनेगा सूर्योष्मा। फिर अगला उदाहरण, उच्च प्लस ऊर्ध्व। तो देखिए, उच्च से छोटा ए, ऊर्ध्व से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा च पर, तो शब्द बनेगा उच्चोर्ध्व। तो ये संधि का नियम कैसे कार्य कर रहा है वह स्पष्टतः समझ में आया होगा। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देखिए, फटाफट से देखते हैं। तो जल प्लस ऊर्जा, जल प्लस ऊर्मी, और जल प्लस ऊष्मा। तो देखिए, इनसे क्या बनेंगे? जल प्लस ऊर्जा बनाएगा जलोर्जा। इस बार सामने लिख दे रहे हैं, क्या बनाएगा? यह बनाएगा आपका जलोर्जा। फिर जल प्लस ऊर्मी क्या बनाएगा? यह बनाएगा जलोर्मी। और जल प्लस ऊष्मा क्या बनाएगा? यह बनाएगा आपके जलोष्मा। तो ये आपके द्वितीय नियम के उदाहरण हो गए। ए प्लस बड़ा ऊ जो कि ओ दे रहा है। फिर अब तीसरे जो नियम है उसको देखते हैं। तो तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम इसके अंतर्गत आता है कि प्रथम वर्ण से क्या मिले? बड़ा आ। द्वितीय वर्ण से छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या दें? ओ। देखिए इसके उदाहरण। पहले कुछ उदाहरणों को ऐसे ही विस्तार से समझेंगे, इसमें भी कम ही उदाहरण मिलेंगे आपको। तो देखिए, पहला क्या है? पहला लेते हैं महा प्लस उत्सव। इसी प्रकार से महा प्लस उदय। फिर ऐसे ही यथा प्लस उचित।
फिर आपके सेवा प्लस उपरांत। तो देखिए यहाँ पर इन्हें समझते हैं कैसे संधि हो रही है। तो देखिए पहला क्या है, महा प्लस उत्सव। तो महा में बड़े आ की मात्रा, उत्सव से छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या देंगे, ओ, जिसकी मात्रा हा पर, तो शब्द क्या बनेगा, महोत्सव। फिर अगला उदाहरण, महा प्लस उदय। तो महा से बड़ा आ, उदय से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ, और ओ की मात्रा हा पर, शब्द क्या बना, महोदय। इसी प्रकार अगला उदाहरण, यथा प्लस उचित। तो यथा से बड़ा आ, उचित से छोटा ऊ, दोनों मिलकर ओ, और ऊ की मात्रा थ पर, तो शब्द बनेगा यथोचित। फिर देखिए अगला, सेवा प्लस उपरांत। तो सेवा में बड़ा आ, उपरांत में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, ओ, जिसकी मात्रा व पर, तो शब्द बनेगा सेवोपरांत। फिर देखिए एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे गंगा प्लस उदक। तो देखिए याद रखिएगा, उदक ना होकर क्या होता है, उदक। और उच्च प्लस, देखिए यहाँ पर ये नहीं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, करुणा प्लस उत्पादक। करुणा प्लस उत्पादक। देखिए गंगा प्लस उदक क्या बनाएगा, गंगोदक। तो महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उदक और उदक में कंफ्यूजन होगा। फिर करुणा प्लस उत्पादक, ये बनेगा कर्णोत्पादक। तो देखिए ये तीसरा इसका नियम अच्छे से आपको स्पष्ट हुआ। अब चौथा देखते हैं। चौथा नियम क्या था, चौथा नियम है इसका कि साहब प्रथम वर्ण से बड़ा आ मिले, द्वितीय वर्ण से बड़ा ऊ मिले, और दोनों मिलकर ओ बनाए। देखते हैं इसके भी उदाहरण, उसी प्रकार से समझेंगे आराम आराम से। तो देखिए पहला क्या है, पहला लेते हैं महा प्लस ऊर्जा। इसी प्रकार अगला ले लेते हैं महा प्लस ऊरु। महा प्लस ऊरु। फिर और उदाहरण लेते हैं आपका महा प्लस ऊर्मी। अगला उदाहरण लीजिए इसी प्रकार, महा प्लस ऊर्मी और महा प्लस ऊर्ध्व। देखिए इनकी संधि करते हैं। तो महा प्लस ऊर्जा, महा से क्या आया, बड़ा आ, ऊर्जा से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा महोर्जा। इसी प्रकार अगला उदाहरण महा प्लस ऊरु। तो महा से बड़ा आ, ऊरु से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द महोरु। फिर अगला महा प्लस ऊर्मी। देखिए महा से बड़ा आ, ऊर्मी से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया महोर्मी। फिर देखिए अगला महा प्लस ऊर्ध्व। तो देखिए महा से बड़ा आ, ऊर्ध्व से बड़ा ऊ, दोनों मिलकर ओ देंगे, जिसकी मात्रा है पर, तो शब्द क्या बना, महोर्ध्व। तो संधि का नियम कैसे कार्य कर रहा है वह समझ में आया। अब एक दो उदाहरण और देखते हैं इसके। देखिए उदाहरण लेते हैं गंगा या फिर यमुना
या आपके सरिता प्लस ऊर्मी। तो देखिए यहाँ पर सामने लिखते हैं गंगा प्लस ऊर्मी, ये बनाएगा आपके क्या, यह बनाएगा आपका गंगोर्मी। इसी प्रकार यमुना प्लस ऊर्मी यमुनोर्मी, और सरिता प्लस ऊर्मी सरितोर्मी। तो ये आपके इसके उदाहरण हुए, और इस प्रकार से आपके इसका चौथा नियम भी जो है वह पूरा हो गया। अब बात करते हैं अगले नियम की। तो देखिए अगला नियम क्या कहता था गुण संधि में, गुण संधि का तीसरा नियम। तो गुण संधि का तीसरा नियम कहता था कि ए या आ के साथ में यदि री की संधि हो तो यह क्या देगा, यह देता है अर। और अर को आप कैसे दिखाते हैं, अर को दिखाते हैं हम इस रूप में। ये आपकी गुण संधि का तीसरा नियम है, इसे भी समझेंगे। तो देखिए, तो इसमें पहला नियम क्या बनता है, पहला नियम इसके अंतर्गत आता है कि एक तरफ प्रथम वर्ण से छोटा ए हो, द्वितीय वर्ण से आपको री मिले, दोनों मिलकर के दें आपको अर, जो कि इस प्रकार से रे ऊपर चढ़कर मात्रा आएगी। देखिए समझते हैं उदाहरणों से कैसे नियम काम कर रहा है। पहला उदाहरण लेते हैं, सप्त प्लस ऋषि। फिर और देखते हैं उदाहरण, अगला उत्तम प्लस ऋण। अगला उदाहरण, अधम प्लस ऋण। फिर देखिए इसी प्रकार से कण्व प्लस ऋषि और देव प्लस ऋषि। अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, सप्त प्लस ऋषि। तो सप्त से छोटा है, ऋषि से री, दोनों मिलकर क्या देंगे अर, जिसकी मात्रा तय पर। तो शब्द बनेगा आपका सप्तर्षि। इस प्रकार से महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसको पूरे नियम को ही महत्वपूर्ण चिन्हित कर लीजिए। इसके उदाहरण भी आपको समझने हैं ऐसे ही ध्यान से। फिर अगला क्या है, उत्तम प्लस ऋण। तो उत्तम में इधर छोटा है, ऋण में री, दोनों मिलकर क्या देंगे अर, जो कि जिसकी मात्रा में पर। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका उत्तमर्ण। फिर इसी प्रकार से अधम प्लस ऋण। तो अधम में इधर छोटा ए, ऋण में आपको मिलेगी री, दोनों मिलकर अर बनाएंगे, और अर की मात्रा में पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बना आपका अधमर्ण। फिर देखिए अगला उदाहरण, कण्व प्लस ऋषि। तो कण्व से ए मिला, ऋषि से री, और दोनों ने मिलकर अर बनाया, जिसकी मात्रा वे पर। तो शब्द क्या बना, शब्द बना कण्वर्षि। फिर इसी प्रकार से अगला देव प्लस ऋषि। तो देव में क्या मिलेगा ए, ऋषि में री, दोनों मिलकर देंगे अर, मात्रा वे पर। तो शब्द बनेगा देवर्षि। तो नियम किस प्रकार से संधि कर रहा है वह आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं।
तो आइए देखिए, जैसे ग्रीष्म या शरद या शीत प्लस ऋतु। फिर इसी प्रकार से देव प्लस ऋण, और आप ले सकते हैं हेमंत प्लस ऋतु, और एक उदाहरण साम प्लस ऋचा। देखिए इनकी संधि कैसे हुई, ग्रीष्म प्लस ऋतु क्या बनाएगा, यह बनाएगा ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार शरद प्लस ऋतु यह बनाएगा शरद ऋतु। फिर शीत प्लस ऋतु यह बनाएगा आपका शीत ऋतु। तो देखिए इन ऋतु वालों को ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर देव प्लस ऋण ये बनाएगा देवर्ण। फिर हेमंत प्लस ऋतु तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका हेमंत ऋतु। इसी प्रकार साम प्लस ऋचा तो ये बनाएगा आपका क्या, सामर्चा। तो ये आपके इसके उदाहरण हो गए। अब इसका द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, देखिए द्वितीय नियम इसका कहता है कि साहब प्रथम वर्ण से बड़ा आ मिल जाए, द्वितीय वर्ण से आपको वही री मिले, दोनों मिलकर दे देंगे अर, जो कि आपका इस प्रकार से मात्रा रूप में आएगा, यानी कि रे की मात्रा ऊपर, रे आपका ऊपर आएगा। उसी प्रकार से समझते हुए चलेंगे जैसे पहले हमने समझा। तो देखिए पहला उदाहरण लेते हैं, वर्षा प्लस ऋतु। फिर आगे चलिए, महा प्लस ऋण। इसी प्रकार से पिता प्लस ऋण। इसी प्रकार से आपका माता प्लस ऋण। तो देखिए पहले इनसे समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, वर्षा प्लस ऋतु। तो वर्षा में इधर क्या है, बड़ा आ, ऋतु में री, दोनों मिलकर क्या देंगे, अर, जिसकी मात्रा शय पर। तो देखिए शब्द बनेगा आपका वर्ष ऋतु। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसे। फिर अगला उदाहरण महा प्लस ऋण। तो देखिए महा से बड़ा आ, ऋण से री, दोनों मिलकर देंगे अर, जिसकी मात्रा है पर। तो शब्द मिलेगा आपको महर्ण। फिर पिता प्लस ऋण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पिता में बड़ा आ, ऋण में क्या है री, दोनों मिलकर अर देंगे और अर की मात्रा तय पर। तो शब्द बनेगा पितर्ण। इसी प्रकार से माता प्लस ऋण। तो माता से बड़ा आ, ऋण से री, दोनों मिलकर दे रहे हैं अर, जिसकी मात्रा तय पर, और शब्द बनेगा मातर्ण। तो देखिए इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। अब इसके हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक उदाहरण आप ले सकते हैं, देखिए ब्रह्मा या महा प्लस ऋषि। देखिए क्या बनेगा, ब्रह्मा प्लस ऋषि, यह बनेगा आपका ब्रह्मर्षि, और महा प्लस ऋषि ये बनेगा आपका महर्षि। तो ये आपके इस नियम के उदाहरण हो गए।
अब यहाँ पर आपकी हमने जो है यण संधि जो है वो पूरी, माफ कीजिएगा, गुण संधि जो है वह आपकी पूरी कर ली है। तो ये सभी क्या है आपके गुण संधि के उदाहरण। अब देखिए गुण संधि में आपको कुछ अपवाद याद रखने हैं। अंत में क्या है, गुण संधि के कुछ अपवाद हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए गुण संधि के अपवाद, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अपवादों को सीधे सीधे याद रखना है हमें। जैसे पहला क्या है, पहला होता है इसमें स्व प्लस ई ऋणी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, स्व प्लस ई ऋणी, तो ए प्लस ई क्या बनाएंगे, ए, यानी स्वेऋणी। तो देखिए होना तो क्या चाहिए था नियम अनुसार स्वेऋणी, लेकिन यह आपका होगा गलत, और सही होता है यहाँ पर स्वेऋणी। क्या होगा, स्वेऋणी, यह आपका सही होता है। फिर ये अपवाद है। फिर इसी प्रकार से दूसरा जो बहुत पूछा जाता है, प्र प्लस ऊढ़। तो नियम क्या कहता है, ए प्लस ऊ ओ बनाएंगे, तो होना तो क्या चाहिए था प्रोढ़, लेकिन यह होता है गलत। सही होता है आपका अपवाद स्वरूप प्रौढ़। इसको याद रखिएगा। फिर देखिए अगला जो यहाँ पर अपवाद है वो क्या है, अक्ष प्लस ऊहिनी। होना क्या चाहिए, ए प्लस ऊ ओ, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था नियम अनुसार अक्षोहिणी, लेकिन यह नहीं होता है। इसका होता है अपवाद स्वरूप क्या, अक्षौहिणी। क्या होता है, अक्षौहिणी होता है। यह इसका सही होगा। फिर आगे देखिए दो और हैं इसमें इसी प्रकार। एक आपका है दश प्लस ऋण। तो देखिए ए प्लस री क्या होगा अर, तो शब्द बनना चाहिए था दशण, लेकिन यह गलत होता है। सही होता है यहाँ पर क्या, देखिए इस प्रकार से लिखते हैं जिससे याद रहे कि सही क्या होगा। तो सही होता है यहाँ पर इसका दशाण। क्या होगा, सही माना जाता है दशाण, अपवाद स्वरूप। फिर अंतिम जो यहाँ पर आपके पास इसमें क्या है अपवाद है वो क्या है, वो है आपका राजा या फिर राजन प्लस ऋषि। देखिए ए आ या ए प्लस री अर बनाएगा, तो होना क्या चाहिए था, होना यहाँ पर राजन ऋषि होना चाहिए था, लेकिन ये होता है आपका राजर्षि। इसे आप याद रखिएगा। तो ये आपके क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। गुण संधि के अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आता है और अधिकतर लोग यहीं से प्रश्न को गलत कर देते हैं। अब देखिए आपकी यहाँ गुण संधि पूरी कर ली है, लेकिन हर कक्षा का अंतिम भाग अभी हम क्या कर रहे हैं, शब्दावली का एक एक टॉपिक ले रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पर्यायवाची। तो देखिए अब यहाँ पर हम 5 क्या लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखेंगे अंत में, जो कि आपको अपनी कॉपी में अलग से लिखने हैं। डेली 5-5 याद करने हैं, जिससे कोई लोड भी ना हो और आपका दूसरा पोर्शन भी साथ साथ पूरा होता चले। तो देखिए आज का हमारा जो पहला पर्यायवाची होगा वो हम लेंगे पहला आँख का। किसका पर्यायवाची, पहला हम लेंगे आँख। तो देखिए आँख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, आँख के पर्यायवाची होते हैं अक्ष, अक्षी, फिर चक्षु,
दृग, लोचन, नयन, इसके अलावा चश्म, नेत्र, ये सभी क्या हैं? आंख के पर्यायवाची हैं। फिर आगे चलते हैं और दूसरा हम लेंगे आंसू के पर्यायवाची। किसके? दूसरे हम लेंगे आपके आंसू के पर्यायवाची। तो देखिए आंसू के पर्यायवाची अश्रु, फिर वो जल जो नयन से आए तो नयन जल, फिर नयन नीर, नयन से निकलने वाला नीर यानी पानी। इसी प्रकार से नेत्र नीर और नेत्रवारी। तो देखिए नेत्रवारी को याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले क्योंकि थोड़ा अलग है तो याद रखने में तकलीफ होती है। फिर अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर हम लेंगे तीसरा पर्यायवाची, हम लेंगे आकाश के। देखिए आकाश, आकाश के क्या हैं? अंबर, नभ, फिर व्योम, पुष्कर। पुष्कल होता है फूल का और पुष्कर होता है आकाश का। याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। इसके अलावा अभ्र और आसमान, फिर गगन। इसी प्रकार से आप याद रखिए फलक, तारापथ, और दिव। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं आकाश के। तो देखिए आकाश के काफ़ी सारे पर्यायवाची हैं, सभी को याद रखिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपसे, महत्वपूर्ण है आकाश का पर्यायवाची। फिर आगे चलते हैं और यहाँ पर आगे हम याद करेंगे। देखिए पर्यायवाची किसका? आगे हम याद रखेंगे आपके ईर्ष्या का। किसका? ईर्ष्या के पर्यायवाची। तो देखिए ईर्ष्या के भी काफ़ी सारे हैं, जैसे अमर्ष, असूया, इसके अलावा द्वेष, वैर, वैमनस्य, तो ये कुछ क्या है? प्रमुख पर्यायवाची हैं। डाह, ये क्या है? ये ईर्ष्या के क्या है? कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फिर पांचवा हम पर्यायवाची ले लेते हैं। किसका? पांचवा यहाँ पर ले लेते हैं ऊंट का। देखिए ऊंट के पर्यायवाची जानवरों के भी कई बार पूछे जाते हैं। उष्ट्र, फिर महाग्रीव, इसके अलावा क्रमलेख, और एक और याद रखिएगा लंबोष्ट। ये क्या है? ये चार आपके ऊंट के पर्यायवाची हैं। तो देखिए हमने आज की कक्षा में आपकी गुण संधि पूरी की है। इसके अलावा अंत में हमने आपके 5 पर्यायवाची लिए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट, सारी PDF वहाँ पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, जहाँ पर हम बात करेंगे आपकी वृद्धि संधि की।